तो बच्चों देखते हैं हम लोग डीपीपी नंबर B18, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो 1 में हम लोगों से फर्स्ट पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। तो भाई हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक की मीन पोजीशन कहां पर होगी। तो देखो, इसको खींचने वाला जो फोर्स है 2mg होगा और रोकने वाला स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स पीछे लगा रहा होगा kx। अच्छा, इसको यहां से रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। अगर इसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये मीन पोजीशन होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच के डिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगी 2mg/k। इतना इलोंगेशन होगा तब हम लोग बोलेंगे यहां पर कि भाई ये मेन पोजीशन इतने डिस्टेंस पे हो। लेकिन हम लोगों को पता है कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो मेन पोजीशन से जितना ऊपर था ये उतना ही नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस तक यहां पर जाकर रुकेगा। तो mg/k ऊपर था, 2mg/k नीचे था, तो टोटल एक्सटेंशन जो होगा स्प्रिंग के अंदर 4mg/k है। तो ये हम लोगों ने SHM से हम लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 4mg/k। अब दूसरी बात यहां पर देख लेते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी। तो देखो, ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा। तो मुझे पता है कि जब ये मेन पोजीशन पे आएगा, जब ये मेन पोजीशन पे आएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये ब्लॉक यहां आएगा तो ये वाला ब्लॉक यहां पर आएगा, तो जितनी वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक की है उतनी वेलोसिटी इस वाले ब्लॉक की होगी। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग k बोल देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में ये ब्लॉक नीचे गया तो कितना नीचे गया भाई, 2mg/k नीचे गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई होगी तो 2mg x आ गई। अच्छा, ये स्प्रिंग में इलोंगेशन भी आया होगा क्योंकि ये तो मूव नहीं किया है। तो ये सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ k x²। तो x की वैल्यू हम लोगों को पता है यहां पर 2mg/k है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन इजी है। 2 के अंदर हमसे ये पूछा है सेंटर ऑफ मास के बारे में, मेरे हिसाब से कर लोगे। तो बोला है कि द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द। हाँ भाई, हम लोगों को पता है सेंटर ऑफ मास से किसी पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के। जितना ज्यादा हैवी मास होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतना ही पास होगा। तो ये तो इजी है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें हम लोगों को 3 ग्राफ दिए हुए हैं। तो ऐसा कर सकते हो या तो तुम लोग कि इनकी लिमिट देखकर इनका एरिया निकाल लो वहां तक का और टोटल एरिया निकाल लो, या फिर तीनों ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है उनकी इक्वेशन लिख लो। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ऑफ फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी, तो उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी ईजी है। देखो, यहां पर हम लोगों को फोर्स दिया हुआ है F वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन, ये फोर्स दिया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है हम लोगों को 2t² i कैप माइनस 5j कैप। तो देखो, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये होता है क्योंकि फोर्स यहां पर वेरिएबल है। तो अब देखो, फोर्स टाइम का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम का फंक्शन है, लेकिन हम लोगों को यहां पर फोर्स का इंटीग्रेशन करना है ds के रेस्पेक्ट में। तो हमें चाहिए कि ds को dt की फॉर्म में लिख दें। तो ds वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 4t, डिफरेंशिएट कर दिया 4t i कैप और ये 0 हो जाएगा इनटू dt। तो यहां पर ds की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3t i कैप प्लस 5j कैप डॉट 4t i कैप इंटू dt। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 सेकेंड तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में हम लोगों से क्या बोला है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 5 में हम लोगों से बोला है अ ब्लॉक इज अटैच्ड विद एन आइडियल स्प्रिंग एंड अ स्ट्रिंग। ये इज इक्विलिब्रियम में है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग ओनली द स्ट्रिंग is a1 and just after breaking only the spring is a2. Then
हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में हम लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम लोग समझे तो हम लोग बता सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग ओनली द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अगर ब्रेक कर दें तो भाई मैं बोल सकता हूं यहां पर ये है, ये 53 डिग्री हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब ये स्ट्रिंग यहां पर लग रही है, ये स्ट्रिंग यहां पर लग रही है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास में 53 डिग्री हो गया। और ये ब्लॉक यहां पर अटैच्ड है, ब्लॉक यहां पर अटैच्ड है, एम मास है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगी और यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगी और यहां पर ये जो होगा वो mg हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि भाई जो ये टेंशन है, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग को कट किया, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग को कट किया, ये कट करने पर ये वाली टेंशन जीरो हो जाएगी, ये वाली टेंशन जीरो हो जाएगी। तो ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इसको बैलेंस कर रहा था। क्लियर है? अब ये वाली टेंशन तो जीरो हो गई और ये स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्ट्रिंग की टेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे, mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो वो जो mg का कंपोनेंट लेके जाएगा इसको, वही हमारे पास में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर a1 निकाल सकते हैं। और a2 की बात करें तो स्प्रिंग को कट करने पर ये वाली टेंशन जीरो हो जाएगी, तो ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो 6 के अंदर देखो जितने भी शेप्स हैं सबका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सरफेस से d/2 हाइट पर होगा। लेकिन जो ये हमारे पास में कौन है, सॉलिड कौन है, उसका जो होगा सरफेस से h/4 पर होता है, तो d/4 पर होगा। तो सबकी हाइट तो हो गई d/2, लेकिन एक की जो हाइट है कौन की, वो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की d/4। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं mgh। तो अगर मैं PQRS में P, Q और S की बात करो तो उनकी हाइट तो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी मास पर। और हम लोग ये लिख सकते हैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सब लोगों की सेम है, सभी ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन सबका वॉल्यूम अलग अलग है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करेंगे। और कौन के अंदर हम लोगों को हाइट d/4 रखनी पड़ेगी और उसका मास भी लिखना पड़ेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे बढ़िया तरीका है सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g इनटू h और कंपेयर कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो 7 देखो, 7 के अंदर हम लोगों से बोला हुआ है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक कॉम्प्रेंशन है, और ये हो गया भाई हमारे पास में एक ब्लॉक A और नीचे दूसरा प्लैंक रखा हुआ है B। क्लियर है? अब ये जो प्लैंक है इसकी लेंथ है L और मास की अगर हम लोग बात करें तो ये जो B है उसका मास 2m है और इसका मास m है। क्लियर है? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस और इसके बीच में सरफेस और प्लैंक के बीच में 1/2 दिया हुआ है हम लोगों को, 1/2 है, और यहां पर 1/4 है। ये बात हम लोगों को यहां पर दी हुई है। अब हमसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए एक्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, इनिशियली इसको वेलोसिटी दे दी है v, वेलोसिटी v दे दी है। तो देखो ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो इस पर फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और इसका रिएक्शन फोर्स इस पर आगे लगेगा। इसी तरीके से एक सरफेस पर ये पीछे लगेगा Fk2, क्योंकि जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तो इस पे ये फ्रिक्शन जो है इसको मूव कराएगा। और भाई मूव करा पाएगा या नहीं करा पाएगा वो डिपेंड करता है। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं हम लोग, ये मूव करेगा या नहीं करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ए पर तो फ्रिक्शन लेफ्ट में ही लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बी इज, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज, ये हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग यहां पर बता कर सकते हैं कि भाई यहां पर जब हम लोगों ने इसको v वेलोसिटी दी तो इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk1 की वैल्यू हो जाएगी वो म्यू mg हो जाएगी। और म्यू कितना दिया हुआ है हम लोगों को, म्यू जो दिया हुआ है बिटवीन रोड एंड द प्लैंक इज 1/2 एंड बिटवीन प्लैंक, ठीक है, 1/4। तो ये तो हो गया हमारे पास में 1/4 mg। और यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा नीचे वाली सरफेस का, वो हो जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 3mg। तो ये आ गया भाई हमारे पास में 3/2 mg। तो अगर हम लोग इसको देखें
अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो फोर्स आगे खींचने वाला है वो 1/4 mg लग रहा है, लेकिन रोकने वाला फोर्स 3/2 mg है। और यहां पर द सिस्टम इज स्टार्टेड टूवर्ड्स राइट। अच्छा देखो, यहां पर हम लोगों से सारे के सारे सिस्टम को वेलोसिटी दिलवाई है, केवल ऊपर वाले ब्लॉक को नहीं दिलवाई है। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, Fk2 इसको बोल देते हैं। तो ये Fk2 हो गया। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसका फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी, इसका रिटार्डेशन ज्यादा होगा, इसका रिटार्डेशन कम होगा। तो अब हम लोग इसका FBD बनाकर दोनों का रिटार्डेशन पता कर सकते हैं। इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहां पर कर ली है। तो बच्चों तो 7 की बात हम लोगों ने कर ली है। अब 8 में हम लोगों ने देखें तो हम लोगों से पूछा है कि जब ये दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे, जब दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे तो ए का और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो भाई हम लोग दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितना चलेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये चलेगा हमारे पास में डिस्टेंस L। क्लियर है। तो मुझे रिलेटिव में जाना पड़ेगा, रिलेटिव में जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो देखो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी इन दोनों की, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। और एक्सेलरेशन को रोकने के लिए A2 आगे लगाना पड़ेगा, तो इसमें A2 आगे लगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास में नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले का हो जाएगा A2 माइनस A1। तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन दोनों का। तो इसका अगर एक्सेलरेशन निकालूं मैं, A2 इज इक्वल टू खींचने वाला फोर्स 3/2 mg माइनस रोकने वाला फोर्स mg/4 डिवाइडेड बाय 2m। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने 4, तो ये आ गया भाई हमारे पास में 6 माइनस 1, तो 5/8 जी। ये तो हो गया भाई हमारे पास में A2। और A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू बोल सकता हूं मैं डायरेक्ट G/4। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया 5G/8, 5G/8 माइनस G/4। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 3G/8। 3G/8 हमारे पास में रिलेटिव, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इतने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। और डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में L हो जाएगा। तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगाकर। तो यहां से हमारे पास में जो टाइम आएगा वो आ जाएगा, देखो U तो 0 है ही, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 2L डिवाइडेड बाय 3G इंटू 8 अंडर रूट। तो ये आ गया भाई 16, तो अंडर रूट 16L/3G। इतना हमारे पास में टाइम आ जाएगा। इतने टाइम के बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पूछा है, तो ग्राउंड के फ्रेम में आ जाए हम लोग, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगाकर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगाकर इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग बात करें, 9 में पूछा है कि वो टाइम कितना होगा। तो देखो टाइम तो आ गया हमारे पास में 4√L/3G। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस पर फ्रिक्शन ये लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो SA हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन mg/4 इंटू SA, और ऐसे हम लोगों ने निकाल ही लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर, ये कॉम्प्रिहेंशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे किस एक्सिस के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी में B1। ठीक है, B1 क्वेश्चन इजी है, बोला है एम्पलीट्यूड बताया और हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस ऑफ द इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट पर हो जाएगी हमारे पास में हाफ m या हाफ k A² माइनस x² इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ k x²। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। A² इज इक्वल टू 4x², तो x इज इक्वल टू A/2 प्लस माइनस A/2 पर हो गए। इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें B2 की, B2 के अंदर बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन दिया हुआ है
एट a position 0.04 object kinetic energy is this, potential energy is this, find the amplitude of oscillation। तो हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो होती है हमारे पास में, यहां से आ गया 0.9 जूल इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में बहुत इजीली एम्पलीट्यूड आ जाएगा, m हमें दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो वहां से ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 2 का भी सेक्शन बी की बात करते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया हमारे पास में। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 का सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर अगर हम लोग देखें, B1 एसएचएम कर रहा है किसी इंस्टेंट पर, a particle executing SHM passes through its equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन की बात कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस इंस्टेंट पर B2 में देखो पोटेंशियल एनर्जी kinetic energy of a particle and potential energy of the particle executing SHM with amplitude A will be equal when its displacement is, हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी A/√2 पर इक्वल होती है। चलो अब हम लोग बात करते हैं B3 की। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है, T टाइम पीरियड है, और हम लोगों से पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो देखो इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन ये दिया है हम लोगों को इस तरीके से, और ये पूरे एक टाइम पीरियड के लिए बोला है। टाइम पीरियड के लिए बोला है तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, फिर वो मीन पर आएगा, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा। तो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी और टाइम ग्राफ देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 होगी। ठीक है, और जब ये यहां पर देखो ये एक्सट्रीम पर है, ये मीन पर आया, तो जब ये मीन पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम पर चला गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से चलनी चाहिए, और उसके बाद देखो अब यहां पर फिर से मीन पर गया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से हमें पता है कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है तो काइनेटिक एनर्जी 2 बार अपने पीक पर पहुंचती है। तो ये ग्राफ हमारे पास में बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ए। ठीक है, तो बच्चों देखिए पार्ट 2 में B4 की बात करते हैं। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड दिया है, और इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। तो हम लोगों को पता है कि 1/4 Ka होता है, तो ये इजीली हो जाएगा हमारे पास में। बी ऑप्शन इजी क्वेश्चन है। B5 भी हमारे पास में इजी क्लास में किया हुआ है। ठीक है, B6 की बात करते हैं। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्प्लेसमेंट x, इज पोटेंशियल एनर्जी इज E1 एंड एट डिस्प्लेसमेंट y इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E2। पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x प्लस y इज। ठीक है, चलो अगर हम लोग यहां पर बात करें B6 के अंदर, हम लोगों से बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x इज E1। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और E2 इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई x प्लस वाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां से x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो बहुत इजीली हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर B7 की। B7 में हम लोगों से पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है B7, तो इनमें से सबसे B6 भी ठीक था लेकिन B7 जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर बोला है अ पार्टिकल परफॉर्म SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A along a straight line. What is when it is at a distance √3 a/2 from mean position, its kinetic energy get increased. ठीक है, एक पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से √3 a/2 पर है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक, अब इस इंस्टेंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ होगी, और कितनी होगी हम लोग बोल सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इतना दिया हुआ है हम लोगों को तो 3a² बाई 4 हो गया। तो
तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ के ए स्क्वायर बाई 4। अब हम लोगों से बोला है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर देते हैं हाफ के ए स्क्वायर से, एम ओमेगा स्क्वायर को के बोल सकता हूं मैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है नई वो हो जाएगी हमारे पास में हाफ के ए स्क्वायर बाई 4 तो पहले थी, प्लस हाफ के ए स्क्वायर और ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास में 5/4, 5/8 बोल दूं मैं इसको, हाफ के स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि इसका नया एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन से √3a/2 पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो x हमें पोजीशन पता है, हम लोगों को k पता है, हम लोगों को a पता करना है। तो इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ के ए डैश स्क्वायर, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया लेकिन x तो हम लोगों को पता है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर माइनस √3a/2 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नया एम्पलीट्यूड ऑफ SHM हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक पिस्टन पर ब्लॉक रखा हुआ है और ये पिस्टन ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है 1 सेकेंड। क्लियर है। अब तुम लोगों को बताना है कि इस पिस्टन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक इस पिस्टन से सेपरेट हो जाए, मिनिमम कितना ऊपर जाना चाहिए। अब देखो, मान लो ये मेरे हाथ के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, अब मैं इसको इस तरीके से ऑसिलेट करा रहा हूं, तो मुझे बताओ मैं जब इसको कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दूं, ठीक है, मीन पोजीशन से इसको कितना ऊपर ले जाकर लेके आऊं कि ये इससे कांटेक्ट छोड़ दे। तो मुझे बताओ जब ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो बताओ ये कांटेक्ट छोड़ने की टेंडेंसी कहां पर रखेगा। कांटेक्ट छोड़ने की टेंडेंसी जब ये ऊपर जाएगा तब तो नहीं रखेगा, लेकिन जैसे ये लौट के आएगा उस इंस्टेंट पे रखेगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे ही लौटेगा ये कांटेक्ट छोड़ सकता है। और वैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इस पर mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो अब देखो इसको कांटेक्ट कौन छुड़वाएगा। तो अगर मान लो ये पिस्टन का एक्सेलरेशन a नीचे है तो इस पर एक सूडो फोर्स ma ऊपर आएगा। क्लियर है, ma ऊपर आएगा। तो मुझे बताओ अगर सूडो फोर्स mg के इक्वल हो गया तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, और सूडो फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा मतलब सूडो फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाए। तो बताओ सूडो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए क्या एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और एकदम से नीचे लेके आऊंगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर कांटेक्ट छोड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब इसका नॉर्मल 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब इसका नॉर्मल 0 होगा तो मैं बोल सकता हूं ma इज इक्वल टू mg। तो m से m कैंसिल हो गया, और a को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर a हो जाता है ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू g। तो मैं यहां से टाइम पीरियड मुझे दिया हुआ है तो 2π/ओमेगा करके ओमेगा निकाल लूंगा और ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है। ये बात हो गई भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो मुझे तो यहां पर क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस du/dx कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस du/dx करेंगे तो माइनस u0, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है ना। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है। क्लियर है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो यहां लगा ही रखा है, तो a साइन ax हो गया। अब देखो ये जो फंक्शन है वो साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब मैं बोलूंगा इफ a इज स्मॉल, अगर a स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस u0 a स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये मेरे पास में क्या आ गया भाई, k मिल गया। k मिल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π√m/k u0 a स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। अब देखो 1 में x और y में SHM हो रहा था, यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में SHM हो रहा है ना। तो दोनों के इक्वेशन ऑफ SHM लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम आ जाएगी। क्लियर है। इक्वेशन लिख के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमसे बोला है
कि जो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है a माइनस बी एक्स है, और ये भी एक्सट्रीम है क्योंकि यहाँ रेस्ट पर है, ये भी एक्सट्रीम है। क्लियर है? तो एसएचएम में ये एक्सट्रीम है, तो मीन पोजीशन कहां पर होगी? मीन पोजीशन बीच में होगी, और मैं बोल सकता हूं जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो a माइनस बी एक्स 0, तो x इज इक्वल टू हो गया a बाई बी। तो यहां से जो मीन पोजीशन की डिस्टेंस है a बाई बी होगी, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a बाई बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2a बाई बी हो जाएगी। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम में जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है mn स्क्वायर इंटू एक्स है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके मैं इसका एक्सेलरेशन पता कर सकता हूं n स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो n हो गई। क्लियर है? अब तुम लोगों से यहां पर हम लोगों से बोला है कि जब ये √3a/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, √3a/2 डिस्टेंस पर होगा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू तो n है, और a स्क्वायर माइनस √3a/2 पुट कर दिया तो 3a/4 हो गया हमारे पास में। तो ये जो वेलोसिटी है वो na/2 है। क्लियर है? इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो n कैपिटल A/2 वेलोसिटी है। अब इससे बोला है कि जब ये इस डिस्टेंस पर था तो इसमें एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे देते हैं हम लोग, na। एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी, तो अब बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़कर इस पोजीशन पर कितनी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी na/2 प्लस na। तो ये हो गया भाई हमारे पास में 3 na/2 वेलोसिटी हो गई इस इंस्टेंट पर। अब देखो इस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, मीन पोजीशन सेम है, और मीन पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो वो नया एम्पलीट्यूड हमें बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा। ओमेगा तो n ही रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर, तो ये a डैश स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x, तो वो √3a/2 ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नया एम्पलीट्यूड हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने बात की किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी स्प्रिंग जो है उसका एक एंड वॉल से कनेक्टेड है, रेस्ट पर है, और दूसरे एंड पर ब्लॉक कनेक्टेड है, वो ऑसिलेट कर रहा है। हम लोगों ने ये भी बात की अगर 2-3 स्प्रिंग कनेक्टेड है और एक ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है तो उसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्बिनेशन लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में स्प्रिंग एक है और 2 ब्लॉक है तो टोटल मास ऐड हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी ने भी इसमें 1-2 बार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ये है हमारे पास में रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट है। ठीक है, रिड्यूस्ड मास में हम लोग समझें तो इसमें हो सकता है कि एक स्प्रिंग हो, 2 स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो स्प्रिंग इस तरीके से दोनों एंड से 2 ब्लॉक से कनेक्टेड है। जैसे इसमें ये स्प्रिंग है, इस एंड से भी ब्लॉक से कनेक्टेड है और इस एंड से भी ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहां पर स्प्रिंग के दोनों एंड ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने बोला कि स्प्रिंग में जो भी जुड़ा है वो एक एंड से जुड़ा है, ब्लॉक वगैरह, और दूसरा एंड वॉल से जुड़ा हुआ है, वो फिक्स है। तो उस केस में हमारे पास में टाइम पीरियड आया था 2π√m/k, लेकिन अब इसमें दोनों एंड ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस का जो कंसेप्ट आता है उसको हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट बोलते हैं, इसमें जो यूज करेंगे हम लोग मास। ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम लोग। हमसे बोला है कि नेचुरल लेंथ L है और इनिशियली कंप्रेशन इन स्प्रिंग x0 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली मान लेते हैं कि इनिशियली जो ये स्प्रिंग की टोटल लेंथ होगी यहां तक की होगी, यहां तक की होगी। क्लियर है? जब ये दोनों ब्लॉक यहां होते हैं तो ये नेचुरल लेंथ पे होते हैं और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर इस स्प्रिंग का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई m2। यहां पर नेट फोर्स इस पर 0 है 2 पर, और यहां पर 1 पर 0 है। क्लियर है? हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी मीन पोजीशन ये हो गई और इसकी मीन पोजीशन ये हो गई। समझ में आ रही है तुम लोगों को बात? तो हम लोग क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ब्लॉक जब अपनी नेचुरल लेंथ पे होंगे, मतलब स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगी तो इन ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगाएगी, तो इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0। अब हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को कंप्रेस कर दिया, इन दोनों को कंप्रेस कर दिया। नेचुरल लेंथ पे थी वहां से दोनों को ब्लॉक को कंप्रेस किया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये और ये इक्वली कंप्रेस होंगे, क्योंकि देखो दोनों का मास अलग अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो कंप्रेशन हुआ वो x1 है और इसका जो कंप्रेशन हुआ वो x2 है।
ठीक है, अब कंप्रेस कर दिया और इनको रेस्ट से रिलीज कर दिया। रेस्ट से रिलीज कर दिया तो हम लोगों को बताना है कि भाई इनका मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा। अगर मोशन एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो चलो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ मास का यहां पर क्या होगा। तो हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया, तो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां बीच में होगा। मान लेते हैं दोनों का मास इक्वल है, अगर ऐसा मान रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास पर या इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जो फोर्स लगेगा इन दोनों ब्लॉक पर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास जहां है वो वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा और ये दोनों ब्लॉक इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहे। ठीक है, तो अगर ये x1 पे आया तो ये x1 पर इस तरीके से आया और ये x2 पर इस तरीके से आया कि सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। अब जब ये यहां पर चला जाएगा नेचुरल लेंथ पे तो इसको भी सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए यहां पर आना पड़ेगा। और जब ये x1 आगे जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन से x1 कंप्रेस्ड है और इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं, तो x1 ही ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियली अगर ये x1 पर पहुंचेगा तो ये इधर x2 पर पहुंचेगा। तो ये जब रेस्ट पर आएगा तो इसको भी रेस्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये दोनों साथ में ही एक्सट्रीम पर आएंगे, साथ में ही मीन से गुजरेंगे और साथ में ही नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएंगे। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ओमेगा सेम होगा। वो हम लोग कर भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो देखो अब इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी हमारे पास में L माइनस एक्स नॉट। अब इससे तो कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। देखो हम लोगों को तो टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड बताना है तो किसी भी एक ब्लॉक पर नेट फोर्स लिख लेते हैं। नेट फोर्स को ma की इक्वल कर देते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब देखो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए x1 के, क्योंकि इसकी मेन पोजीशन से डिस्टेंस x1 है, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए x2 के। तो किसी भी एक ब्लॉक पर चेक कर लेते हैं, फिर उससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने इसको इधर लेके गया, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है x नॉट। तो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगी k x नॉट और इस पर भी फोर्स लगाएगी k x नॉट। तो किसी भी एक ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरे पास में वो k x नॉट है। k x नॉट इज इक्वल टू माइनस होना चाहिए, इधर लग रहा है, और इज इक्वल टू m इंटू m1 इंटू a1 का एक्सेलरेशन। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि x नॉट की जो वैल्यू है, इधर से x1 कंप्रेस किया, इधर से x2 कंप्रेस किया, तो माइनस k x1 प्लस x2 हो गया, इज इक्वल टू m1, और ये हो जाएगा d x1 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये x1 के टर्म्स में आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो x1 है m1 का, तो इसका एक्सेलरेशन a1 हो गया। तो यहां पर मेरे पास में जो फंक्शन बन रहा है, जो हम लोग बोलते हैं d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m इंटू x1 ही होना चाहिए। यहां पर ये x2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये x1 जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए x1 के। इस वजह से मैंने ये फॉर्म लिखी है। एक्सेलरेशन यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो x1 प्लस x2 के, तो हमें x2 को भी x1 में की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखें भाई, मैं बोल सकता हूं कि इस सिस्टम पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको कितना डिस्प्लेस किया भाई हमने, m1 इंटू x1, और इसको कितना डिस्प्लेस किया, प्लस m2 इंटू माइनस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से मुझे x2 को हटाना पड़ेगा, तो x2 की वैल्यू x1 के टर्म्स में आ जाएगी m1 अपॉन m2 इंटू x1। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास में k, और वो वैल्यू वहां से पुट की मैंने, तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 प्लस 1 इंटू x1 इज इक्वल टू m1 dx1 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो, और इसको इधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में dx1 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस k इंटू, अब एलसीएम लिया m1, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 इंटू x1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एसएचएम हो गई, और ये मेरे पास में ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड मेरे पास में आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आ रहा है मेरे पास में 2 पाई बाई ओमेगा से m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अपॉन k। ये मेरे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है, ये टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है, अब
इसको याद रखेंगे, जितना टाइम पीरियड इसके लिए आया उतना इसके लिए आएगा। क्लियर है? अगर मैं यहां पर बात करूं पहले वाला जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था वो होता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, लेकिन यहां पर ये अजीब सा फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर मैं इस टर्म को म्यू बोल दूं, अगर इस टर्म को मैं म्यू बोल दूं तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको मैं बोलता हूं रिड्यूस्ड मास, इसके लिए मैं टर्म यूज करता हूं रिड्यूस्ड मास। तो इस सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो याद रखना, अगर किसी भी स्प्रिंग के दोनों एंड जो है कनेक्टेड है ब्लॉक से m1 और m2 से, तो उसका जो रिड्यूस्ड मास हो जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही जो टाइम पीरियड था पहले जो आता था वैसा ही लिख लिया है, लेकिन यहां पर म्यू की जो वैल्यू है ये याद रखनी है हम लोगों को। ठीक है, तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हम लोग बहुत इजीली याद रख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, और म्यू की वैल्यू हो गई मेरे पास में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक का टाइम पीरियड से हमारा है। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं कि इनकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पार्ट इसी का, एम्पलीट्यूड ऑफ m1 एंड m2, और इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगी, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी। तो चलो हम लोग यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ m1 एंड m2। देखो हमारे पास में x1 और x2 जो है मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, ठीक, और x1 और x2 की वैल्यू t के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास में टोटल लेंथ जो है वो x नोट है, सॉरी l है, और इनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है x1 प्लस x2 वो हमारे पास में कितना है, x नोट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसका एम्पलीट्यूड x1 हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड x2 हो जाएगा। तो मुझे ये एम्पलीट्यूड पता करना है, या एम्पलीट्यूड को मैं लिख सकता हूं इसको a1 से, और इसके एम्पलीट्यूड को लिख सकता हूं मैं a2 से। तो टोटल एम्पलीट्यूड हो गया x नोट। अच्छा, अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ये m1 इधर गया तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, ये रिलेशन भी यहां पर इसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं a1 पता करना चाहूं तो a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो a1 1 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू x नोट। तो मेरे पास में यहां से a1 आ जाएगा x नोट m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं a1 की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो a2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में x नोट m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m के। देखो डिवाइड करके देखें तो a1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2 और a2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। जिसका मास ज्यादा है वो कम डिस्टेंस तक जाएगा और जिसका मास कम है वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। ये ऐसा हमारे पास में आ रहा है, हम लोग इस फॉर्मूले को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको मैं x इज इक्वल टू 0 अगर मान लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू a1 साइन। अब देखो ये अपना मोशन जो है स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ओमेगा तो दोनों के लिए सेम होगा और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ गया भाई मेरे पास में a1 cos ओमेगा t। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x2 की बात करूं तो देखो ये अगर मान ले ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम माने, ठीक है, या फिर इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम मानो इसके लिए, क्योंकि दोनों इनिशियली पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो इसका भी आ जाएगा मेरे पास में a2 cos ओमेगा, दोनों का सेम है। अगर तुम लोगों से बोले जाए कि चेंज इन लेंथ, तो इसकी लेंथ l माइनस एक्स नोट है इस इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोले तो चेंज इन लेंथ डेल्टा l इज इक्वल टू l माइनस x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो इतनी लेंथ का चेंज आ जाएगा, टोटल लेंथ माइनस कितनी, ये चेंज यहां पर आ रहा है, तो l माइनस a1 प्लस a2 cos ओमेगा t यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में चेंज इन लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को याद करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड्स टू डिटरमाइन टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। अब देखो तुम लोग सोच रहे होंगे ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, टाइम पीरियड तो अभी तक हम लोगों ने पता कर ही लिया है, लेकिन अब क्या नया पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने जो सिस्टम किए हैं उसमें मैं बता देता हूं कि हमने बोला है कि स्प्रिंग और एक सिंपल सा सिस्टम किया है जिसमें स्प्रिंग और ब्लॉक सीधे सीधे कनेक्टेड है, या फिर
हम लोगों ने देखा है कि स्प्रिंग के दोनों एंड से ब्लॉक कनेक्टेड है, लेकिन स्प्रिंग और मास सिस्टम ही थोड़ी ना एसएचएम कर सकता है, और भी बहुत सारे एसएचएम कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं रिलीज करके छोड़ दूं तो ये भी ऑसिलेट करेगा, या कोई सिंपल पेंडुलम हो गया। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम, जनरल सा सिस्टम जो स्प्रिंग मास सिस्टम ना हो, या कोई भी जो स्प्रिंग मास सिस्टम भी हो, उसमें स्प्रिंग भी बहुत तरीके से लगाई जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग टाइम पीरियड कैसे पता करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेथड सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी के अंदर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो तो आने के चांसेस होते ही हैं, लेकिन वो 40% है। जो 60% चांसेस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आने के हैं। और इस वाले टॉपिक के अंदर मतलब मेथड जिसके अंदर हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन को एसएचएम प्रूफ करके उसका टाइम पीरियड पता करते हैं, वैसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, और अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, कोई भी सिस्टम है, कोई भी जनरल सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो होता है फोर्स ऑब्लिक टॉर्क मेथड, ठीक है। अब यहां पर जो फोर्स मेथड है, फोर्स या ऑब्लिक टॉर्क मेथड, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, फोर्स मेथड जो यूज होगा वो लीनियर एसएचएम के अंदर होगा। लीनियर एसएचएम में हम लोग फोर्स लिखेंगे, फिर उससे एसएचएम प्रूफ करेंगे। और ये जो है वो एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यहां पर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। जहां पर रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन के अंदर ये एंगुलर एसएचएम में ये मेथड यूज होगा। तो ये एंगुलर एसएचएम में होगा और ये लीनियर एसएचएम में होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसका मेथड होता है एनर्जी मेथड। अब तुम लोग या तो फोर्स या टॉर्क मेथड को यूज करो या एनर्जी मेथड को यूज करो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड तुम लोग यहां पर यूज करते सकते हो टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए, ये ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले फोर्स मेथड की बात करेंगे, ठीक है। लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, फोर्स मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एनर्जी मेथड पढ़ेंगे। जब हमारा लीनियर एसएचएम खत्म हो जाएगा तो फिर टॉर्क मेथड की भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले फोर्स मेथड। फिर सेम क्वेश्चन को हम लोग टॉर्क मेथड से भी करेंगे, सॉरी एनर्जी मेथड से। हमारे पास में एक क्वेश्चन इस तरीके से है, ध्यान दें। कोई भी जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। ये ऐसे स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और यहां पर ये ब्लॉक कनेक्टेड है एम मास का, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि जब इस ब्लॉक को ऑसिलेट कराएंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा? तो फोर्स मेथड यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जनरल मेथड के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही करेंगे, फोर्स निकालेंगे, इस पर नेट फोर्स निकालेंगे और नेट फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल करेंगे, माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल करेंगे। जो फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इसका मास एम है, तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट के बाई एम, या फिर हम लोग इसको एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्रूफ कर देंगे, तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं फोर्स मेथड के अंदर, समझ ही गए होंगे तुम लोग। चलो, इस पर नेट फोर्स कैसे लिखते हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने इसको नेचुरल लेंथ से रिलीज किया, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि मीन पोजीशन यहां कहीं होगी, और ये मीन पोजीशन कितने डिस्टेंस पर होगी? तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के, समझते हो तुम लोग। तो हम लोगों ने इसको यहां से रिलीज किया, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ अब हम लोग यहां पर एक्स जो है मीन पोजीशन से मान रहे हैं। यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया तो ये स्प्रिंग खींची होगी, और स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन जो है वो आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, और नीचे लग रहा है हमारे पास में एम जी। तो नेट फोर्स इसके अंदर निकाल लेते हैं। तो इसका जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए नीचे मानते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स निकाल रहा हूं मैं इसमें। अच्छा, तो मेरे पास में आ गया। अच्छा, मैंने जब ये मीन पोजीशन निकाली थी तो क्या किया था? एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो मैं बोल सकता हूं के एक्स नॉट और एम जी इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे पास में जो ओमेगा स्क्वायर आया है वो के बाई एम आ गया, और ओमेगा आ गया अंडर रूट के बाई
m, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन को x के प्रोपोर्शनल करेंगे, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, उससे टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये मेथड है भाई हमारे पास में, फोर्स मेथड। इजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन पोजीशन पहचानना है फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सेम क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है वो फोर्स मेथड से भी होगा और एनर्जी मेथड से भी होगा, तुम्हारी मर्जी है किससे सॉल्व करना चाहते हो। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग एनर्जी मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। पता है सभी लोगों को। हम लोग सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर आएगा तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लेते हैं और टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख के उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो इस इंस्टेंट पर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, इसको मैं रेफरेंस पोजीशन बोल देता हूं। अगर मैं इसको रेफरेंस पोजीशन बोल रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg और वो आएगी माइनस mg x प्लस एक्स नॉट। कैसे आया भैया? क्योंकि ये रेफरेंस पोजीशन है ना, उससे x प्लस एक्स नॉट नीचे गया है। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एनर्जी लिख लेते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में हाफ m 2v dv बाई dt माइनस mg x नॉट तो जो है जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा dx बाई dt और ये आ जाएगा माइनस हाफ k 2x प्लस एक्स नॉट इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू जीरो। तो मैं समझता हूं सभी लोग डिफरेंशिएशन करना जानते होंगे। तो यहां पर देखो ये v जो है वो dx बाई dt तो है, तो v dx बाई dt है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां है यहां है यहां है, तो कॉमन आके जीरो हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। इस dv बाई dt को एक्सेलरेशन लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास में m इंटू ए माइनस एम जी माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया के x प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वही बात आ गई भाई जो हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों को पता है जो हम लोग फोर्स लिखते हैं ना वैसा ही हो गया ना ये। तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट कैंसिल हो गया, तो a माइनस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया भाई मेरे पास में ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो वहां भी हम लोग a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स तक ही पहुंचे। तो तरीका दूसरा है, रास्ता दूसरा है, मंजिल सेम है, पहुंचना सेम जगह पर है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास में गया। तो ये एनर्जी मेथड भी इजी है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, वो भी इजी है। तुम लोगों को मुझे लगता है ये वाला ज्यादा इजी लग रहा होगा। हम फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन जिसमें हमारे पास में सिस्टम ये है। लास्ट जो क्वेश्चन था उसी में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो स्प्रिंग यूज किए। अब यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस तरीके से ये सिस्टम है और हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने तुम लोगों को दो मेथड बताए, फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड। क्लियर है? सॉरी, फोर्स, टॉर्क या फिर एनर्जी मेथड। तो अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स मेथड से। फोर्स मेथड से स्टार्ट करते हैं, चलो उसको देखते हैं। अगर मान लो हम लोग इसको नेचुरल लेंथ से रिलीज कर रहे हैं, ये क्या हो गई भाई हमारे पास में नेचुरल लेंथ। हम लोग जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन है, इसकी ये जो मीन पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पर है? एक्स नॉट पर। अब हम लोगों को नहीं पता कि एक्स नॉट क्या है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो mg को ऊपर जो के एक्स नॉट होगा वो बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है? तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर x डिस्टेंस पर होगा तब हम लोग ऐसा करते हैं, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लिख लेते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स को x के प्रोपोर्शनल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। देखो जब ये x नॉट डिस्टेंस पे आएगा तब तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसके ऊपर जो टेंशन लग रही होगी उसको mg बैलेंस कर रहा होगा इस पोजीशन पे। लेकिन जब ये यहां पर आएगा तो इस पर जो एक्स्ट्रा टेंशन आई t प्लस डेल्टा टी, ठीक है, तो t को तो mg ने बैलेंस कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वो कौन सा आएगा? डेल्टा टी आएगा ना, उसको मैं बोल देता हूं t डैश।
क्लियर है? तो इस पर जो नेट फोर्स आया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो नेट फोर्स आएगा हमारे पास में टी प्लस टी डैश माइनस एम जी, ये आएगा भाई हमारे पास में नेट फोर्स। क्लियर है? अच्छा, हम लोग नीचे, ये नीचे जा रहा है, नीचे अगर इसका एक्सेलरेशन है तो नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इसको माइनस और इसको प्लस बोल देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो यहां पर टी लग रहा होगा और एम जी नीचे, तो इस इंस्टेंट पर टी इज इक्वल टू एम जी आ चुका था। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि टी और एम जी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास में जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, टी डैश आएगा। अब मुझे इस नेट फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल करना है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। तो मैं बोलता हूं कि जब ये एक्स नीचे गया तो ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अंदर कितना इलोंगेशन हुआ होगा, x1, और ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अंदर इलोंगेशन कितना हुआ होगा, x2। और मुझे पता है कि x1 और x2 मिलाकर x के इक्वल होंगे। अब वो कैसे होंगे, चलो देखते हैं। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें जो टेंशन आ रही है टी डैश आ रही है, तो यहां पर टी डैश लग रहा है तो यहां पर भी क्या लगेगा, टी डैश लगेगा, यहां पर भी टी डैश लगेगा, अच्छा, और यहां पर भी टी डैश लगेगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं भाई मुझे क्या करना है, टी डैश को एक्स के प्रोपोर्शनल करना है। तो देखो मैं बोल सकता हूं इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगी वो के इंटू एक्स1 की इक्वल होगी। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई, के इंटू एक्स1। देखो अब तुम्हें टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी को पहले ही बैलेंस करा चुके हैं हम लोग, वो सारी बातें, तभी तो हमारे पास में एक्स्ट्रा आफत नहीं है यहां पर, है ना, ऐसा बोल सकते हो। तो मेरे पास में टी डैश आया है, लेकिन टी डैश जो है x1 के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो नेट फोर्स आया है मेरे पास में वो आ गया है माइनस के इंटू एक्स1। लेकिन मुझे x1 के प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, मुझे तो x के प्रोपोर्शनल चाहिए या नहीं चाहिए? मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो x है ना, वो x1 थोड़ी ना है। x1 तो इसका इलोंगेशन है और फिर इसका भी तो इलोंगेशन x2 है। हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, x1 को x के इक्वल करने की, इक्वल मतलब x1 और x में रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो इसमें मैकेनिक्स का यूज करते हैं, जो तुम लोग जानते हो उसका यूज करते हैं। तो यहां पर टी डैश लग रहा है, यहां टी डैश लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर k इंटू एक्स2 लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। तो मैं यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि 2t डैश इज इक्वल टू के एक्स2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास में एक रिलेशन आता है कि x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1। ये आ गया भाई इक्वेशन नंबर 1। अब भी मेरा काम सॉल्व नहीं हुआ, मुझे x1 और x2 में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे x1 और x में रिलेशन चाहिए। अब देखो एक और ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें x भी आ जाए, x1 भी आ जाए, x2 भी आ जाए। तो मुझे बताओ, देखो अब मुझे बताओ पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। पुली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2 नीचे की तरफ। अच्छा, इसके एक एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक एंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 नीचे की तरफ, और दूसरे एंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ x1। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ऊपर खींचेगा तो ये वाला एंड कितना रुक जाएगा, ऊपर जाएगा, इस पुली नीचे जाएगी और ये वाला एंड भी नीचे जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, थर्ड जो रिलेशन लगाऊंगा वो पुली फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली कितना है, x2 है। x1 इसको मान लेता हूं तो ये भी नीचे जा रहा है, और x2 इस वाले एंड को मान रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है, तो माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1। तो मैं ये बोल ही सकता हूं, देखो पुली जब नीचे आएगी तो यहां से x2 मिलेगा, यहां से x2 मिलेगा, तो 2x2 मिलेगा इधर से, पुली जब नीचे आएगी, और इधर x1 ऊपर जा रहा है तो x1 भी मिल रहा है, तो 2x2 प्लस x1 मिलके किसको मिल रहा है, इस x को मिल रहा है। तो ये तो लिखा मैंने x इज इक्वल टू 2x2 प्लस x1। अब हमारा काम आसान हो गया, देखो x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1, तो यहां से वैल्यू पुट करूं तो x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में 5x1 हो गया। तो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में x/5। अब मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास में नेट फोर्स आ चुका है माइनस k/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू ma। अब मेरा काम आसान हो गया, ma तो a कितना आ गया, a आ गया मेरे पास में माइनस k/5m इंटू एक्स। तो मुझे पता है, मुझे ओमेगा मिल चुका है, और ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया अंडर रूट k/5m। तो टाइम पीरियड भी आ गया 2 पाई अंडर रूट 5m/k। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था, अच्छा क्वेश्चन था, इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो इन चीजों का तुम लोगों को ध्यान रखना है यहां पर, ठीक।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने बात की है लीनियर एसएचएम की। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एसएचएम की। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं एंगुलर एसएचएम का, वो आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में सभी लोग जानते होंगे क्या होता है भाई। एक हम लोग इसको बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट मास जो है, बहुत छोटा सा जो मास है, एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब हम लोग इसका टाइम पीरियड पता करेंगे एंगुलर एसएचएम से। ठीक है, अब न तो यहाँ पर हम लोगों को स्प्रिंग दिख रही है, न ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग पता करते हैं एंगुलर एसएचएम से। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मीन पोजीशन, अब मेरे पास में ये क्या है, अब मैं यहाँ पर फोर्स से नहीं देखूंगा सारा कुछ, मैं यहाँ पर देखूंगा टॉर्क से, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है या फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा टॉर्क से। तो अभी देखो, अगर इसका मास m है तो यहाँ पर mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बोल सकता हूँ ये हिंज पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करेगा, तो इस इंस्टेंट पर हिंज के अबाउट इसका टॉर्क 0 है। तो ये जो पोजीशन हो जाएगी हमारे पास में, ये मीन पोजीशन हो गई। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेस करता हूं। ठीक है, मीन पोजीशन से कितने एंगल से डिस्प्लेस किया, थीटा से डिस्प्लेस कर दिया अब मैंने इसको। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अब मैं देखता हूं इसका हिंज के अबाउट टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क जो लगेगा एक mg का होना चाहिए और एक टेंशन का होना चाहिए, लेकिन ये टेंशन तो इसी से पास कर रहा है, तो टेंशन का टॉर्क 0 है। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो mg करेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू mg L साइन थीटा। बहुत इजीली लिख सकते हैं हिंज के अबाउट टॉर्क। ठीक है, mg L साइन थीटा। अब देखो मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क वापस मोशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जब रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि ये वापस मोशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क वापस को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, आई अल्फा। अब देखो, अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो यहां पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की, अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि आई की जो वैल्यू है, अब यहां पर थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल है, भाई हम लोग यहाँ पर थीटा को स्मॉल मान रहे हैं, तो साइन थीटा को क्या बोल सकता हूं मैं, साइन थीटा को बोल सकता हूं थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस mg/L इंटू थीटा इज इक्वल टू ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में g/L इंटू थीटा। तो भाई मेरे पास में यहां से एक्सेलरेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं जैसे लीनियर एसएचएम में मैंने किया था, तो मेरे पास में इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी आ जाएगी, उसकी भी बात करूंगा। तो मैं यहां से ओमेगा बहुत इजीली निकाल सकता हूं। तो मेरे पास में जो ओमेगा आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट g/L। तो ये ओमेगा जब आ रहा है जब हम लोग g को कांस्टेंट मान रहे हैं और थीटा को स्मॉल मान रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, वो टाइम पीरियड आ गया भाई हमारे पास में t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L/G। सभी लोग जानते होंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड आ गया, लेकिन इसमें कंडीशन है कि G की वैल्यू कांस्टेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत छोटा सा पेंडुलम है, मतलब इतना सा भी होगा तो भी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कुछ बातें और करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग इसके मोशन को देखें, स्टडी करें और इसके मोशन को एसएचएम माने, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। और टाइम पीरियड हमारे पास में क्या आ रहा था वो तो हम लोगों को पता ही है। टाइम पीरियड आ गया था 2 अंडर रूट L/G। ये टाइम पीरियड आ गया था सिंपल पेंडुलम का, और ओमेगा जो था हमारे पास में वो आ गया था अंडर रूट G/L। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके एसएचएम की बात करें तो ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है। तो एंगुलर एसएचएम का जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगी वो आ जाएगी भाई हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है भाई, इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कहां तक जा रहा है, कितने एंगल तक जा रहा है, थीटा नॉट तक। थीटा नॉट से एसएचएम कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका कितना एंगल होगा उसकी बात करें तो वो थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को पता है t + फाई।
अब ये फाई क्या है भाई, हमारे पास में फेज है, तो जैसे वहां पर लीनियर एसएचएम में फेज बता रहा था वैसे यहां पर भी बता रहा है ये, जैसे फेस का जो काम था वहां पर वो भी यहां पर भी वही काम होगा। इसका जो एसएचएम होगा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो इसको भी एक सर्कुलर मोशन कंसिडर करके चलेंगे हम लोग, तुम लोग जानते हो सारी बातें। चलो ये तो बात हो गई हम लोगों को एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि अगर इसका एंगल बहुत ही कम है, इसका एंगल बहुत ही कम है, तो ये जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका एक मोशन जो है वो लीनियर एसएचएम भी हो सकता है। तो ये इसकी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम को मैं क्या बोल सकता हूं, एल इंटू थीटा नॉट भाई बोल सकता हूं ना, तुम लोग जानते हो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एल है, ये थीटा नोट है, तो ये एल साइन थीटा नोट होगा, और हमें पता है कि एंगल बहुत ही स्मॉल है तो एल थीटा नोट हो गया। तो अगर मैं इसको लिख दूं, एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन रूट जी बाई एल इंटू टी प्लस फाई। तो ये मेरे पास में सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड है, बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड है, तो ऐसा ऑसिलेट करेगा, तो उसको हम लोग एज अ लीनियर एसएचएम भी हम लोग मान सकते हैं। तो उसकी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें सिंपल पेंडुलम के मोशन की इक्वेशन भी हम लोगों ने यहां पर लिख ली है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा आ रहा है। इसी तरीके से वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी हमारे पास में ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी वही इक्वेशन का यूज हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है, जैसे 1000 किलोमीटर हो गई, 2000 किलोमीटर हो गई, ठीक है, तो ऐसा पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है भाई कभी पूछ लिया जाए। तो ऐसे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आ जाता है हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या होता है वो देखा जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब तुम लोग पढ़ोगे वहां भी ऐसा कोई एक सिस्टम आता है। ठीक है, और यहां पर जो आर है वो हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ। आर जो है वो है हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब तुम लोगों से बोल दिया जाए, चलो हमने बहुत छोटे पेंडुलम की बात कर ली, हमने अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल वाले पेंडुलम की बात कर ली, अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई एक पेंडुलम जो है उसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट का मतलब है इफ एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ से भी बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट लेंथ का जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहां से इसी फॉर्मूले में बोल सकता हूं इफ एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो 1 बाई एल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर एल इनफाइनाइट है तो 1 बाई एल जीरो हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा मेरे पास में वो आएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। और मेरे हिसाब से यहां पर जो भी टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी कांस्टेंट है, सारी की सारी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू भी तुम लोगों को पता है, आर की वैल्यू भी तुम लोगों को पता है। तो इसका जो इनफाइनाइट लेंथ का जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, और ये होता है 84.6 मिनट। तो इनफाइनाइट लेंथ का जो सिंपल पेंडुलम होता है वो 84.6 मिनट में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अगर हम लोग जनरल पेंडुलम की बात करें जिस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है और जी की वैल्यू पाई स्क्वायर रख दे, तो ऐसा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक इधर जाने में 1 सेकेंड, एक इधर आने में 1 सेकेंड। तो जो हमारे पास में जो जनरल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। ये बात याद रखेंगे। चलो, अब तो ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि भाई अगर हम लोगों से बोला जाए कि हम लोग एल की वैल्यू में भी चेंज कर रहे हैं और जी की वैल्यू में भी चेंज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? तो हम लोग देखें, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो मैं यहां पर टी की वैल्यू एल की वैल्यू भी चेंज कर रहा हूं और जी की वैल्यू भी चेंज कर रहा हूं, दोनों कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक ना करे तो उसको जीरो मान लेंगे चेंज को। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड का जो परसेंटेज चेंज है उसको मैं कैसे पता करूंगा? तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी।
तो सारी की सारी चीजें करेंगे हम लोग। इसका सबसे पहले तो लॉग लेंगे, सबसे पहले तो यहां पर इसको लॉग लेंगे। तो ln t इज इक्वल टू ln 2 पाई प्लस ln 1/2l प्लस माइनस 1/2 ln g। ये आ गया, लॉग ले लिया मैंने। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं इसका, तो इसका डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। ये आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने यहां पर। ठीक है, तो मेरे पास में आ गया परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ठीक है, तो ये हाफ परसेंट से हम लोग यहां पर देखेंगे। और देखो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, कि जब जो चेंज होगा ना, जो चेंज होगा लेंथ का और जी का, वो जी की कंपैरिजन में मैं बोल सकता हूं ये कब एप्लीकेबल होगा, जो चेंज है वो एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और जी का भी जो चेंज है वो जी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। लेकिन अगर मान लो चेंज जो है अप्रिसिएबल होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके चेक करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को। तो भाई ये बात है, अगर तुमसे बोला जाए कि भाई जी को कांस्टेंट रख दिया, जी को कांस्टेंट रख दिया तो डेल्टा जी को 0 कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई लेंथ को कांस्टेंट रख के जी को चेंज कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। हमसे बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ को हम लोगों ने 0.4% इंक्रीज कर दिया है, तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से करेंगे या फिर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जी को कांस्टेंट रखा है और टाइम पीरियड में जो चेंज किया है वो बहुत ही स्मॉल है लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज किया है, स्मॉल चेंज किया है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल 1/2 आगे लगेगा इंटू 100। अच्छा, माइनस डेल्टा जी वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब लेंथ में जो परसेंटेज चेंज है वो हो गया हमारे पास में, परसेंटेज चेंज का हो गया डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, वो 0.4% है, तो 0.4 यहां पर रखा मैंने, तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास में 0.2% का टाइम पीरियड में चेंज। क्लियर है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को L से 3L कर देते हैं। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 300%, 300% बड़ा है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, क्वेश्चन वही है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टी, ये बताना है भाई। तो ये तुम लोगों को करना है, अभी करो इसको, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलो अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 150%। 150% आ रहा है क्या? चलो चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर 150% है या नहीं। अब बताओ क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि देखो यार 300% इसमें इंक्रीज हुआ है, 300% बहुत ही ज्यादा कर दिया। तो मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड है मेरे पास में। अब देखो जब मैं इसकी लेंथ को 300% इंक्रीज करता हूं, इज इंक्रीज्ड बाय 300%, अगर 300% इंक्रीज कर दी तो बताओ कितनी लेंथ हो जाएगी? तो अगर इनिशियल लेंथ L है तो फाइनल लेंथ हो जाएगी भाई, 300% जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगी 4L। कैसे हुआ भैया? कैसे हुआ? पहले 100% थी ना, L थी ना, अब 300% मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दी, 3 टाइम्स बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई? 4L। समझ में आया? तो जो फाइनल टाइम पीरियड है वो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4L बाई जी। तो ये जो टाइम पीरियड आया है वो 2T आया है, 2T आया है, तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना हुआ भाई? डबल हो गया ना,
डबल हो गया मतलब 100% का चेंज हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखना पड़ेगा हम लोगों को परसेंटेज चेंज ज्यादा है या कम है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए SHM वेलोसिटी वगैरह की इक्वेशन लिखी थी। अच्छा, जो हम लोगों ने वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी थी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी वहां पर, क्योंकि बॉब जो है एंगुलर SHM कर रहा है, ठीक है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला है कि लेंथ है पेंडुलम की 40 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और ए वाला जो है टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक, लेंथ हमारे पास में 40 सेंटीमीटर है और ये हो गया 2 पाई अंडर रूट 0.4 डिवाइडेड बाई 10। 0.4 कैसे, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है इसको, तो 4/10 100 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास में। तो टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा भाई 2 पाई 4 पाई डिवाइडेड बाई, और 10 बाहर आ गया है, ये आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास में ये आ जाएगा। क्लियर है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा 2 पाई बाई 5 सेकेंड। दूसरी बात हमसे पूछी लीनियर एम्पलीट्यूड। अब देखो हमारे पास में इस पेंडुलम का एंगुलर एम्पलीट्यूड तो पता है ना, मैक्सिमम कितने एंगल तक जाएगा, 0.04 रेडियन। तो लीनियर एम्पलीट्यूड जैसे मैंने समझाया था वो जाता है L इंटू थीटा नॉट। तो L कितना है, 40 सेंटीमीटर इंटू 0.04, तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास में 40 हो गया तो 1.6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखो सी हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0.02। तो मैंने यहां पर स्पीड का फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर। तो जो ये v बोला मैंने, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, एंगुलर स्पीड, क्योंकि ये तो एंगुलर SHM कर रहा है ना। तो जब ये कहां पर होगा, जब ये यहां पर होगा, कितने एंगल पर होगा भाई, ये थीटा एंगल पर होगा, तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, वो एंगुलर स्पीड, अब ओमेगा लिखे तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसको यूज कर सकता हूं, v बोल सकता हूं या फिर कुछ ओमेगा बोल सकता हूं। तो ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड हो गई, तो नया नाम दे देते हैं ओमेगा, वहां पर भी चाहो तो रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये आ गया भाई, तो इस इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी भाई मेरे पास में, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, तो 5 आ रहा है यहां से। थीटा मेरे पास में थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.04 स्क्वायर माइनस 0.02 स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं 1/100 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1/100 का तो काम चल गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 5/100 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास में 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 16 माइनस 4, तो ये भाई हमारे पास में 12 हो गया, तो 2√3 आ जाएगा, तो 10√3 हुआ। ठीक है, 2√3 हो गया ये भाई मेरे पास में, तो ये मैं बोल सकता हूं √3 डिवाइडेड बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड आ गया भाई मेरे पास में। क्लियर है? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट्स का, क्योंकि जो, ठीक है, यूनिट्स का भी कोई ध्यान रखना ही जरा, √10/7 आ गया। अब मुझे पता करना है स्पीड पता करनी है, तो भाई मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। तो ये स्पीड पता करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/10 इंटू 40। ठीक, तो ये आ गया 4√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई ये भाई हमारे पास में ये बात हो गई। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर। अच्छा, अब हमसे बोला है कि अल्फा व्हेन द बॉब इज इन मोमेंटरी रेस्ट, हमें अल्फा बताना है जब ये रेस्ट पर आएगा। तो हमें पता है कि जब ये रेस्ट पर आता है मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो अल्फा होगा वो जाएगा, मैग्नीट्यूड बताना है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5, तो 25 इंटू 0.04, तो ये आ गया भाई हमारे पास में, कितना आ गया, तो ये 4 टाइम्स 100 हो जाएगा, तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास में अल्फा आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तुम लोग जानते हो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम मतलब
नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ऐसे एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को जाकर अटैच कर दिया, तो फिर वहां पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, वो आ जाएगा 2π√L/G इफेक्टिव। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग G की जगह G इफेक्टिव यूज करते हैं। ये हमने पहले भी किया है, NLM में भी किया है और यहां पर भी करेंगे। और G इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? G इफेक्टिव होता क्या है? हाँ, G इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में इसकी वैल्यू जो है, अब इसकी वैल्यू क्या आती है भाई? हम लोग जानते हैं इसकी जो वैल्यू आती है मॉड ऑफ G वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं भाई? कंडीशन क्या है इसकी? इसकी कंडीशन ये है कि जो G मॉड ऑफ G वेक्टर माइनस A वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो भाई हमारे पास में इफेक्टिव G हो गया मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ G वेक्टर माइनस A वेक्टर, और यहां पर A वेक्टर जो है वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। जानते हैं भाई, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी ये यूज किया है। अच्छा, अगर कोई बोले कि सर इसमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो तुम लोगों को पता है एक और फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूसरा फॉर्मूला G इफेक्टिव का हम लोग जानते हैं, दूसरा तरीका भी टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टेंशन अपॉन मास ऑफ बॉब। करते हैं या नहीं करते? अच्छा, ये जो टेंशन लिखते हैं वो कब लिखते हैं? एट मीन पोजीशन पर टेंशन हम लोग लिखते हैं। तो भाई ये G इफेक्टिव का ये फॉर्मूला भी हमारे पास में हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो बहुत इजीली हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इफेक्टिव G निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक कार्ड के अंदर एक पेंडुलम जो है जिसकी लेंथ है L, उसको हैंग किया है। अब देखो ये जो कार्ड है वो इनिशियली रेस्ट पर है, और ये जो सडनली एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देती है। कितने एक्सेलरेशन से? A0। इनिशियली ये रेस्ट पर थी, इक्विलिब्रियम में थी। अब देखो ये A0 एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोगों को बताना है फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, दो चीजें बतानी जैसे ये एक्सेलरेट होती है। क्लियर है? तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जब ये जो कार्ड थी वो रेस्ट पर थी, एक्सेलरेशन जीरो था, तो ये जो पोजीशन थी वो क्या थी? इसकी मीन पोजीशन। क्लियर है? ये पोजीशन क्या थी? मीन पोजीशन थी। अब हम लोगों को टाइम पीरियड पता करना है जब ये कार्ड एक्सेलरेट करती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2π√L/G इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव G पता करना है, तो चलो देखते हैं। जब हमने इसको एक्सेलरेट किया A0 एक्सेलरेशन से, तो अब बताओ क्या इस इंस्टेंट पर जो ये मीन पोजीशन यहां पर थी, mg और t को बैलेंस कर रहा था, ठीक है, अब क्या मीन पोजीशन यहीं पे रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी मीन पोजीशन जो है वो इस एंगल पर शिफ्ट हो जाएगी। कितने एंगल पर शिफ्ट हो जाएगी? थीटा एंगल पर शिफ्ट हो जाएगी। और थीटा एंगल पर जो ये इसकी मीन पोजीशन होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि जो नेट फोर्स है इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि मीन पोजीशन में टॉर्क जीरो होना चाहिए हिंज के अबाउट। तो अगर मैं बात करूं तो जो मीन पोजीशन होगी, तो नेट फोर्स अगर इसी लाइन के अलॉन्ग होगा तो सारे के सारे फोर्सेस इस पॉइंट से पास करेंगे, तो टॉर्क इस हिंज के अबाउट जीरो होगा। तो मैं देख लेता हूं कि टेंशन तो यहां पर लग रहा है T, mg नीचे लग रहा होगा और सुडो फोर्स Ma0 इधर लग रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का, देखो T तो इधर ही आ रहा है, अब ये mg और Ma0 का जो रिजल्टेंट फोर्स है इधर आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं बोल सकता हूं इधर mg cos थीटा आ रहा होगा, इधर mg cos थीटा आ रहा होगा, और इधर आ रहा होगा Ma0 sin थीटा। ये दोनों फोर्स इधर आ रहे हैं, तो टेंशन हमारे पास में आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं अलोंग द लाइन जो है, इस लाइन के अलोंग इनका कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं इधर आएगा मेरे पास में mg sin थीटा, और इधर आएगा मेरे पास में Ma0 cos थीटा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू
एम ए नॉट कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई मेरे पास में ए नॉट बाई जी। तो थीटा कितना आया मेरे पास में टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी। तो देखो पहले मेन पोजीशन यहां थी, अभी जैसे ये एक्सेलरेट हुआ तो ये पेंडुलम तो कहां था, रेस्ट पे था ना, ये पेंडुलम तो रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ये एक्सेलरेट हुआ मेन पोजीशन इधर शिफ्ट हो गई। अब देखो मेन पोजीशन यहां से यहां आ गई, लेकिन पेंडुलम यहां रेस्ट पर है। तो पेंडुलम यहां रेस्ट पे है, मेन पोजीशन ये है, तो बताओ रेस्ट वाली पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पेंडुलम यहां से जाएगा फिर इधर तक आएगा। तो बताओ इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, वो थीटा आ रहा है। तो ये हम लोगों ने बहुत इजीली पता कर लिया कि एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी। समझ गए भाई सभी लोग। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू पता करनी है हम लोगों को। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इस लाइन के अलोंग आएगा, और ये रिजल्टेंट इतना भी आ रहा है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो टी की वैल्यू आ रही, जो टी टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, वो आ रहा है एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा पुट कर सकता हूं। तो जी साइन थीटा, तो जी की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। ये तुम लोग समझ सकते हो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अगर इधर आ रहा है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये आ गया। तो भाई जी इफेक्टिव की अगर वैल्यू मुझे पता करनी है तो जी इफेक्टिव टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। तो ये आ गया भाई मेरे पास में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास में जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है, और ये एंगुलर एम्पलीट्यूड आ चुका है। अच्छा, अब तुम लोग इसको जी इफेक्टिव को अगर इस वाले फॉर्मूले से भी पता करना चाहो, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पता किया जा सकता है। तो देखो जी वेक्टर किधर है, जी वेक्टर नीचे है। अभी हम लोगों को माइनस ए वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर जो जिधर है उसका अपोजिट करके ऐड करना है। तो ए वेक्टर इधर आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर है इधर आएगा, और कितना आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो इनका जो मैग्नीट्यूड आ गया जी इफेक्टिव मेरे पास में डायरेक्ट भी आ गया है, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो तुम्हारी मर्जी, टेंशन निकाल के करना चाहो या डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल के करना चाहो, तो वो तुम लोगों के पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा, अगर जी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अगर कोई एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को लगा दिया तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। और हम लोग पढ़ते हैं अब, अगर मान लो कहीं पर mg के अलावा सिंपल पेंडुलम में और कोई भी फोर्स लग रहा है, और कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस कांस्टेंट फोर्स का भी टॉर्क आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जैसे हम लोगों ने एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम के बारे में बोला था। तो यहां पर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि भाई ये जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेंडुलम होगा, सिंपल पेंडुलम, उसमें जो टेंशन आएगी, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं ना, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाता है, टेंशन इन स्ट्रिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही करेंगे हम लोग, टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब। ये फॉर्मूला अभी भी एप्लीकेबल होगा। और ये जो टेंशन होगी वो मीन पोजीशन की बात करेंगे, एट मीन पोजीशन। और हम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि जी इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर टेंशन की बात करें तो ये इससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम। और इसके लिए जो कंडीशन है ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल हो पाएगा। क्लियर है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग, पहले mg आता था, अब क्या आएगा mg प्लस एफ डिवाइडेड बाई एम। तो ये आ गया जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। या फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, टेंशन निकाल लो स्ट्रिंग में, डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉब कर लो। तो ये हमारे पास में नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये नया फॉर्मूला नहीं है, अभी हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें।
में एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और बॉब का मास जो है M है। अब ये पानी के अंदर एसएचएम कर रहा है और बोला है कि बॉयंट फोर्स जो बॉब पे लगता है वो बॉब के वेट का हाफ है, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी फैक्टिव। अब हम लोगों को जी फैक्टिव की वैल्यू पता करनी, तो हम लोग यहाँ पर देखो इसका डायग्राम बनाकर चेक कर सकते हैं कि जी फैक्टिव कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम तो केवल ये करेंगे कि मेन पोजीशन पर टेंशन निकाल लेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसमें mg नीचे लग रहा है, ये मेन पोजीशन यहाँ पर ही होगी और इसमें एक बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो बॉइंट फोर्स जो है उसकी वैल्यू है mg/2, ये हो गया। और स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो हम लोग T लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में टेंशन, ठीक है। ये टेंशन है mg माइनस mg/2। तो यहां पर हम लोग जी फैक्टिव का फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेंशन mg/2 होगी डिवाइडेड बाय m, तो जी फैक्टिव हो गया g/2। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g/2। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा, ठीक है।